नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए संहिता के इंद्रिय स्थान का प्रथम अध्याय। तो अब बात करते हैं इंद्रिय स्थान की। इंद्रिय स्थान से पहले हम शारीरिक स्थान पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान और उसके बाद हम विवरण करेंगे चिकित्सा स्थान का। ठीक है, तो इंद्रिय स्थान की बात करें तो इसमें टोटल होते हैं 12 अध्याय और जिसमें बताए गए हैं 821 श्लोक। ठीक है, तो अगर बात करें चिकित्सा इंद्रिय स्थान की, तो इंद्रिय स्थान में सबसे पहले देखिए, हम शरीर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि शरीर में भाई क्या क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंद्रिय स्थान में क्या बताया जाएगा। इंद्रिय स्थान में क्या बताया जाएगा, जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम रोग देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य वो होते हैं जो ठीक हो जाते हैं और असाध्य वो होते हैं जो ठीक नहीं होते और जिनका चिकित्सा का वर्णन भी नहीं किया गया है। ठीक है, जिसके बारे में बताई गई है कि इन रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन से रोग साध्य होते हैं और कौन से असाध्य होते हैं। तो ये हमें बताया जाएगा इंद्रिय स्थान में कि हम कैसे निर्णय लें कि हमें किसकी चिकित्सा करनी है और किसकी नहीं करनी है। तो ये सारे बातें हमें इंद्रिय स्थान में जाके पता चलेगी, क्योंकि एक चिकित्सक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उसके लिए चिकित्सा करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो पहले देख ले कि इस व्यक्ति की चिकित्सा करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि कई बार देखिए कुछ रोग ठीक नहीं होते, कई बार डॉक्टर बोल देते हैं ना कि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार बोलेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो परमिशन लेके करते कि हाँ भाई फैमिली वाले परमिट दे दे, तो उससे ये होता है कि वैद्य की हानि नहीं होती है, उसकी मान हानि नहीं होती है। ठीक है, उससे ये चीज़ हो जाती है, इसलिए आयुर्वेद में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंद्रिय स्थान की। तो इंद्रिय स्थान से हम बात करते हैं, इंद्रिय जो शब्द है वो इंद्र से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राण और आत्मा। ठीक है, प्राण और आत्मा से जो भी संबंधित है ना, वही हम पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राण से क्या संबंधित है। प्राण से क्या संबंधित होता है, आयु संबंधित होती है। तो आयु के जब आयु समाप्त होने वाली होती है, मतलब कुछ दिन बाद व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, तो मृत्यु के कुछ सूचना, कुछ सूचक जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं उस व्यक्ति में। ठीक है, तो आयु के समाप्त होने पर जो मृत्यु सूचक वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श आदि में जो विकृति का वर्णन किया जाएगा वो उस स्थान में किया जाएगा। मतलब कि जब प्राण समाप्त होने वाले होते हैं तो क्या होता है, वर्ण, स्वर, गंध, रस, ये सारे काफ़ी सारे परीक्षा भाव बताए गए कि इन चीज़ों की परीक्षा करके हम जान सकते हैं कि इसकी आयु कितने दिन की है या कितने मतलब समाप्त होने वाली है जल्दी। ठीक है, तो इससे हमें ये सब पता चल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले पेशेंट को देखता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम वर्ण देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रोगी के मुंह से सुनते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्वर देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसकी बात की गई है, वर्ण स्वरीय अध्याय। ठीक है, वर्ण और स्वर के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण और स्वर की विकृति जो होती है वो बाकी विकृतियों से स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, क्योंकि रोगी हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्ण दिख जाता है, उससे हमें उसके कलर के बारे में पता चल जाता है, इसकी बॉडी का कलर कैसे हो रखा है। ठीक है, इसके शरीर का रंग कैसा है। ठीक है, इसकी जो है त्वचा कैसी है, तो हम वर्ण से पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोलता है कि भाई इसका स्वर कितनी मंद प्रकार से आ रहा है। अब कोई रोगी है वो अच्छी तरह बोल रहा है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है उससे बोला नहीं जा रहा है, बोलने में भी कठिनाई हो रही है, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उससे हम थोड़ा पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमने इस अध्याय का वर्णन किया है। अब बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात है यहाँ पे, अरिष्ट और रिष्ट। ठीक है, जिन लक्षणों से रोगी के निश्चित, देखिए अरिष्ट के बारे में देखिए, अरिष्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अरिष्ट किसे बोलते हैं, अरिष्ट किसे बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं जिन लक्षणों से रोगी के निश्चित ही होने वाली मृत्यु का ज्ञान होता है। मतलब अरिष्ट क्या कहता है, मृत्यु सूचक लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अरिष्ट, कि थोड़े दिन बाद रोगी की मृत्यु होने वाली है, जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अरिष्ट या रिष्ट। ठीक है, अब वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कैसे, तो ये जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं वो दो प्रकार से दिखाई देते हैं। दो प्रकार से कैसे दिखाई देते हैं हम बात करते हैं। तो एक होते हैं जो कि उस पुरुष में दिखाई देते हैं,
जो रोगी है उसी के अंदर दिखाई दे जाते हैं, और एक होते हैं रोगी के ऊपर अनाश्रित, मतलब जो आश्रित नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनाश्रित के बारे में, जो पुरुष के ऊपर आश्रित नहीं होते। तो जब हम परीक्षा करते हैं तो परीक्षा के कुछ भाव जो होते हैं वो पुरुष के ऊपर आश्रित नहीं होते, ठीक है। तो उनकी परीक्षा कैसे करेंगे, आप तो देखते जैसे कि हमारे जो चरक वगैरह ने बताया हुआ है कि आप तो उपदेश दिए हुए हैं, या युक्ति से, मतलब खुद का अनुमान लगा के। अनुमान का मतलब जैसे कि हमने कहीं पे धुआं देखा तो हम समझ सकते हैं कि जरूर वहाँ पे आग लगी होगी इसलिए धुआं है, तो ये क्या है, एक अनुमान लगाया हमने, ठीक है। अब देखिए इसका एक उदाहरण है यहाँ पे, जैसे कि शरीर पर अधिक मक्खियां बैठे, ठीक है, तो अनुमान किया जा सकता है कि इस व्यक्ति के शरीर में रस की अधिकता हो गई है, क्योंकि उसी के कारण तो मक्खियां बैठ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका मृत्यु काल है वो शुरू हो गया है, मतलब मृत्यु काल शुरू होने वाला है, थोड़े ही दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाई, ये अनुमान लगाया, इस प्रकार से हमें अनुमान लगाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए अब आश्रित वाले व्यक्ति की देखते हैं कि जो पुरुष पर आश्रित होती है, ठीक है। कुछ परीक्षा भाव, जैसे कि कुछ परीक्षा भाव है जो पुरुष पर आश्रित रहती है, ठीक है। तो कैसे रहती है, जैसे कि छाया, वो हमारे पास आएगा, हम उसकी छाया देखेंगे, उसकी प्रभा देखेंगे, उसके चेहरे की कांति देखेंगे, उसका वर्ण देखेंगे, उसका स्वर देखेंगे, उसके नेल्स का कलर देखेंगे, उसके बाल देखेंगे कि भाई उड़ तो नहीं गए हैं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि वो चल पा रहा है, उसको इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, तो वो क्या उसके ऊपर आश्रित है, वो भाव उसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर आश्रित है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें अनुमान लगाने की जरूरत है, इसमें हम प्राकृति और विकृति से इसकी परीक्षा करेंगे। उसमें हम किससे कर रहे थे, युक्ति और अनुमान से, ठीक है। आप तो उपदेश ने जो बताया, जैसे कि चरक वगैरह में बताया गया है, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनकी चिकित्सा कर रहे थे। इसमें कैसे करेंगे, इसमें प्राकृति और विकृति से करेंगे। प्राकृति और विकृति कैसे, प्राकृति का मतलब जैसे कि प्राकृति के ना 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई प्राकृति क्या होती है, ठीक है। प्राकृति के ना 6 भेद होते हैं, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, पीवी सिंधु ने जीत कर देश व कुल की प्रतिष्ठा बढ़ा दी, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, पी से हमें क्या याद हो जाएगा, प्रकृति, ठीक है। वी से हमें क्या याद हो जाएगा, वयो अनुपातनी, ये भेद है, ठीक है। जीत से हमें याद हो जाएगा जाति प्रसक्ता, और कर से हमें याद हो जाएगा काल अनुपातनी, देश से हमें याद हो जाएगा देश अनुपातनी, कुल से हमें याद हो जाएगा कुल प्रसक्ता, और प्रतिष्ठा से हमें याद हो जाएगा प्रत्यय आत्म नियता। मतलब अब हम इन्हें एक एक करके सबकी बात करेंगे कि भाई ये होते क्या है, ठीक है, इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यय अनुपातनी की। व्यय अनुपातनी का मतलब एज के अकॉर्डिंग जो लक्षण होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति आया, ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति की जैसे कि क्या करते हैं कि उसकी जो स्मृति हो जाती है वो थोड़ी मंद हो जाती है, वो आराम आराम से बोलता है, ठीक है। तो ये लक्षण। अब जैसे कि कोई उसकी इंद्रियां भी कमजोर होने लग जाती है। अब कोई बाल है उसमें थोड़ी ना इंद्रियां कमजोर होगी भाई, तो हम ऐसे लक्षण देखेंगे। हम सबसे पहले उसकी प्रकृति देखेंगे, वो, ठीक है। प्रकृति के अनुसार हमें लक्षण का पता होना चाहिए कि भाई ये बाल है तो इसके अंदर ये लक्षण होंगे, युवा है तो ये होंगे, और वृद्ध है तो ये होंगे। फिर हम बात करेंगे जाति प्रसक्ता के बारे में। जाति प्रसक्ता का मतलब माता पिता, जेनेटिकली देखेंगे हम, जैसे कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, या कोई भी उसके अंदर डिजीज है, तो वो माता पिता को तो नहीं है, ठीक है। तो हम जेनेटिकली देखेंगे कि भाई ये फैमिली से चलती आ रही है या इसी के अंदर है, ठीक है। फिर काल अनुपातनी के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब ऋतु के अनुसार देखेंगे कौन सा सीजन है, कि भाई इसको शीत का अनुभव हो रहा है तो क्या पता शीत शीत का मौसम तो नहीं है, ठंडा मौसम तो नहीं है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णता का होता है तो उष्ण तो नहीं है, तो ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे देश अनुपातनी के अकॉर्डिंग। देश अनुपातनी का मतलब लैंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि चाइनीज, अफ्रीकन, इंडियंस, ये सब अलग अलग दिखते हैं, तो हम यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कुल प्रसक्ता के अकॉर्डिंग कि मतलब उनके वंश में क्या पता, जैसे कि किसी के वंश में किसी को पोलियो की प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी के जो भाई हैं उनको भी है, तो ये कुल के अकॉर्डिंग है, ये उसको नहीं है, ये कुल की रीत है जो चलती आ रही है, ठीक है। तो ये कुल से रिलेटेड आएगा आपका, ठीक है। फिर हम उसके देखेंगे पर्सनल,
आत्म नियमता में हम देखेंगे उसकी पर्सनल हैबिट के बारे में। जैसे कि सबकी पर्सनल हैबिट अलग अलग होती है। आपने ट्विंस देखे हैं, उनके अंदर भी डिफरेंस होगा अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि वो शक्ल में एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन उनकी जो हैबिट्स होगी वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ आराम से देख सकते हैं। तो इन 6 प्रकार की प्रकृति से पुरुष में अनेक प्रकार के प्रभाव के भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो पहले हम प्रकृति देखेंगे उसकी, फिर हम देखेंगे विकृति। ठीक है, हमने क्या देखा, प्रकृति और विकृति से चिकित्सा की जानी चाहिए जो पुरुष पर आश्रित रहते हैं। अब देखेंगे विकृति। विकृति कैसे देखेंगे, ये 3 प्रकार की होती है, लक्षण निमित्ता, लक्षण निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। लक्षण निमित्ता में हम क्या देखेंगे, लक्षण निमित्ता में हम देखेंगे कि कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई डिजीज है, लेट सपोज कि भाई किसी के पैर में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको पोलियो नहीं है, उसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, शरीर में विकृति उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसका कोई कारण पता नहीं चल रहा है कि भाई इसे कभी फीवर नहीं हुआ, इसे कभी ये नहीं हुआ, तो ये डिजीज हुई कैसे, ये चीज पता नहीं चल रही है। तो हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इसको ना पूर्व कर्म से हुई है, जो इसने पहले पिछले जन्म में जो इसे कर्म किया। देखो, हमारी जो चरक संहिता है वो अनादि काल से चलती आ रही है, इस काल से नहीं चलती आ रही है। इसमें हर युग का वर्णन दिया हुआ, त्रेता युग, ठीक है, हर युग का इसमें वर्णन दिया गया है, सतयुग, कलयुग, हर वर्ण का। तो इसमें हमें इस ज्ञान के साथ साथ, चिकित्सा के ज्ञान के साथ साथ संपूर्ण ज्ञान का मतलब वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इससे हमें इसी चीज से रिलेट करके नहीं पढ़ना है, इसको हमें हर शास्त्र से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे कि समुद्री शास्त्र ज्योतिष मानता है, ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र तो अलग अलग शास्त्र है, तो सबको रिलेट करता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम पूर्व कर्म लगा लेंगे कि भाई पूर्व कर्म के अनुसार ही ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ऐसे कह नहीं देते कि इसने जरूर अपने पिछले कर्म काफी खराब किए। ठीक है, ये हमारे बड़े बूढ़े कहते थे। ठीक है, अब हम नहीं मानते, वो चीज अलग है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज लिखी हुई है तो जरूर होगी ना। ठीक है, वैसे भी जहाँ तक हम पढ़ के आ चुके हैं, ये जो चरक संहिता है हमारी, जो हमारा ज्ञान है, जो आयुर्वेद का ज्ञान है, वो परलोक तक हमारे लिए हितकारी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मानता है। ठीक है, हम वैशेषिक दर्शन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें आपस में रिलेट करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लक्ष्य निमित्त के बारे में। लक्ष्य निमित्त के बारे में हमें कारण पता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, कारण कैसे पता है, जैसे रुक, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये क्या है, वायु के गुण है। तो इनका आहार विहार करने से क्या हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। तो हमें पता है कि हम इनका आहार विहार कर रहे हैं तो वायु का प्रकोप हुआ है। ठीक है, हमें डिजीज का कारण पता है कि वो किस कारण से कोज हुई है। समझ रहे आप, कि हमने फास्ट फूड खाए तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हुई है, तो वहां पे कारण पता है। ठीक है, अब बात करते हैं निमित्त अनुरूपा के बारे में। निमित्त अनुरूपा मतलब आयु के प्रमाण ज्ञान में निमित्त होती है, मतलब कि एग्जैक्ट होती है। अब जैसे कि देखिए, इसका एग्जाम्पल है कि जो रुक्ष शीत वाला गुण है, ये क्या करता है, वायु को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम इसको मान ले कि ये वायु को शांत करता है, ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये शांत करता है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी आयु का क्षय कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं इन तीनों को। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो अब हम जानते हैं वर्ण के बारे में। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो था यहाँ का बेसिक सारा, जो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण में हम सबसे पहले देखते हैं, जो प्राकृतिक वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात, मतलब काला, सावला, सावला और थोड़ा सा गोरा और गोर। ठीक है, सावला और गोरे को हम क्या कहते हैं, गेहुआ रंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकारिक वर्ण की। तो वैकारिक वर्ण कैसा होता है, जिसे हम विकृत वर्ण भी बोलते हैं। वो कैसा होता है, नील, श्याव, तांबे जैसा, हरित, हरा, शुक्ल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वैकारिक वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति का कलर मतलब श्याम और गौर आदि वर्ण है। ठीक, कोई भी इन चारों प्राकृत वर्ण में से या इनसे मिलता जुलता कोई भी वर्ण है, ठीक है, और अचानक उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैकारिक वर्ण। अब परीक्षा कैसे करते हैं,
परीक्षा कैसे करेंगे कि जब हम किसी रोगी को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आधे शरीर में प्राकृत वर्ण हो और आधे शरीर में वैकारिक वर्ण हो तो अरिष्ट समझा जाता है, मतलब मृत्यु सूचक लक्षण समझा जाता है, ठीक है। या फिर सीमा में विविक्त हो, मतलब सीमा में मतलब आधे शरीर में हो, सीमा हो उसकी कि वाम अंग में मतलब लेफ्ट में ऐसा प्राकृतिक कलर है और दक्षिण में कैसा है, वो है वैकृतिक कलर, ठीक है, वर्ण, ठीक है। या कटी से ऊपर या कटी से नीचे, मतलब पेट से ऊपर मतलब पेट के हिस्से तक और उससे नीचे, ठीक है। या आभ्यंतर मतलब आगे या पीछे का, ठीक है। तो इसमें हम ग्रहण कर लेते हैं कि भाई कैसा है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे ही हम सीमा में विविक्त गलाने, हर्ष, रोक्ष और स्नेह का भी मृत्यु सूचक होता है, मतलब अशुभ माना जाता है। कैसे देखते हैं कि किसी के आधे शरीर में रुक्षता हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है और आधे शरीर में हमें बिल्कुल जस्ट स्निग्धता दिखाई दे रही है या अलग दिखाई दे रहा है, वो नहीं है। तो वो स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल, ये नहीं कि हल्का हल्का, भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हमें साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई वो दिख रहा है, ठीक है, और उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ठीक है, ये चीज भी होनी चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि मुखगत अरिक्ष में देखते हैं, ये क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। जैसे कि कोई भी रोगी है, ठीक है, रुग्ण है, कोई भी रोगी व्यक्ति है, उसके अंदर पहले से ही रोग है और उसके शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ, तिल, छाइया एकदम से आने लग जाए, तो ये भी अरिष्ट का, अशुभ अरिष्ट का लक्षण हम मानते हैं, ठीक है। नख आदि की परीक्षा कैसे की जाती है, नख आदि की अरिष्ट कैसे देखेंगे, जैसे कि उसका बल, वर्ण, इंद्रिया बिल्कुल क्षीण होने लग जाए, ठीक है। और उसके जो नाखून है, नेत्र है, मुख है, मूत्र है, मल है, हाथ पैर है, उनका वर्ण बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे कई बार देखते नहीं हम, नाखून का कलर वाइट हो जाता है, जिसको बिल्कुल बहुत ज्यादा पीलिया होता है, ठीक है। कई बार बूढ़े व्यक्ति में एनीमिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बिल्कुल वो क्षीण होता चला जाता है, उसके नाखून का वर्ण भी बिल्कुल येलोइश हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल विकृति आ जाती है उसके अंदर। तो इससे भी हमें अरिष्ट का लक्षण समझना चाहिए। अब बात करते हैं प्राकृतिक और वैकृतिक वर्ण के अलावा किसी भी, कोई भी रोगी है, उसका मांस और बल एकदम से क्षीण होने लग जाए, हमें पता ही ना चले, ठीक है, अचानक क्षीण हो रहा है और वो कोई कारण नहीं है, मेडिसिन दे रहे पर वो ठीक नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना कि हम जैसे कि आपने देखा होगा, आप एलोपैथ में जाइए तो आईसीयू में पेशेंट को भर्ती कर लेते हैं डायरेक्ट वहाँ पे जाके कि ठीक है ये बिल्कुल क्षीण हो रहा है, तो वो आईसीयू में ले लेते हैं, पर लेकिन कई बार वो बच नहीं पाते हैं, क्योंकि यही कारण होता है कि वहाँ पे आयुर्वेद जो है वो मृत्यु सूचक लक्षण देख लेता है कि हाँ भाई ये मृत्यु सूचक है, ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि हम कोशिश नहीं करेंगे, आयुर्वेद कहता है कि हम ट्राई कर सकते हैं, पर वो मान हानि के लिए बताया गया है कि वैद्य की मान हानि ना हो, इसलिए उसे पता होने चाहिए, एटलीस्ट वो बता तो दे उसकी फैमिली को, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब बात कर लेते हैं स्वर अधिकार की, वैसे इसका एक एग्जाम्पल और भी है, ठीक है, अब हम आगे बताएंगे उसको। स्वर अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक स्वर की हंस, कोच, पक्षी, ये होता है कि रथ विषयक शब्द, तुरबंदी होता है नगाड़ा जैसी आवाज, काक, कबूतर, इन स्वरों के तुल्य स्वर क्या होते हैं, प्राकृतिक स्वर होते हैं। ये ऐसे स्वर या इनसे मिलते जुलते स्वर को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। व्यावहारिक स्वर क्या होते हैं, मिनमियाना, धीमा, ग्रस्त, मतलब कई बार आवाज बिल्कुल खराब नहीं हो जाती, आपने देखा हो काफी अजीब हो जाती है, ठीक है। ग्रस्त, शाम, दीन, अनुकीर्ण स्वर और इनके जैसे स्वर कैसे होते हैं, वैकारिक होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए, हम बात कर लेते हैं गले के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को गले का कैंसर हो गया, ठीक है, उसकी आवाज़ बिल्कुल 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 मतलब मेनली चली जाती है उसकी आवाज़, ठीक है, मोस्टली में गले के कैंसर में चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम उसे असाध्य में बोल देते हैं आयुर्वेद में, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन देते रहते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी एकदम से ना गिरे, उसकी जो इम्यूनिटी है वो जितनी भी है उसके अंदर थोड़ी बहुत है वो बरकरार रहे। हमारे कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ना गिरे, क्योंकि अगर हम उसे थोड़ी इम्यूनिटी पावर नहीं देंगे, अच्छा खान पान नहीं रखेंगे, उसकी देखभाल नहीं रखेंगे, तो वो जल्दी मृत्यु हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे डिजीज होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
एक और इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, होठों के पके हुए जामुन के समान नीला पड़ जाने पर अरिष्ट का लक्षण समझा जाता है। ये रेस्पिरेटरी फेलियर का भी लक्षण होता है। जब हमारी लंग्स फेलियर होती है तो क्या होता है, होठों का कलर जो होता है ब्लूइश होने लग जाता है। तो जिससे हम समझ जाते हैं कि भाई ये भी एक मृत्यु सूचक लक्षण है कि हाँ भाई इस व्यक्ति की रेस्पिरेटरी फेलियर होने वाली है। ठीक है, इसको सीवियर साइनोसिस की प्रॉब्लम है, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण देख के ही हम अपनी चिकित्सा देखते हैं। ठीक है, तो आज के हमें इस अध्याय में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दे। धन्यवाद।